10 से 17 साल की आयु के साथ बच्चों के लिए पूरे वर्ल्ड का एक अनोखा यूनिक प्रोग्राम है। अभी तक हम लोग जो ज्यादातर साइंस के प्रोग्राम देखते हैं, आपने देखा होगा ज्यादातर मॉडल बनते हैं, मॉडल प्रदर्शनी लगती है, लेकिन ये मॉडल प्रदर्शनी से अलग हटके है। इसको बहुत लोग देर से समझते हैं। इसमें क्या है कि बच्चों का एक ग्रुप होता है, कम से कम 2 बच्चे, पहले 5 हुआ करते थे और उसके बाद में अब 2 लोगों का ग्रुप है। वो ग्रुप मिलके लोकल समस्या को एक लेता है और उस लोकल समस्या पर पूरा अध्ययन करता है, पूरा शोध कार्य करता है, जैसे एक बड़ा साइंटिस्ट करता है। और उस शोध कार्य के बाद में उसका एनालिसिस करेगा, डाटा इकट्ठा करेगा, विश्लेषण करेगा, फिर रिजल्ट निकालेगा और वो रिजल्ट जो निकलेगा उस रिजल्ट को सबके सामने रखेगा और फिर कोशिश करता है कि समाधान कैसे हो उसका। समस्या से लेके समाधान तक अगर वो बच्चा पहुंच पाता है अच्छी बात है, लेकिन छोटा बच्चा है समाधान तक नहीं पहुंच पाता तो कम से कम उसने जो काम किया, जो डेटा निकाला, उससे और बाकी के जो शोधकर्ता है वो आगे उस काम को टेकअप कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। और वैसे तो 2009 में आपके नेतृत्व में राज्य स्तरीय आयोजन हो चुका है यहाँ पर बागपत में, लेकिन मेरठ में 98 में हुआ था और 98 के बाद में कितना हुआ, 24 साल हो गए। हाँ, मैं थोड़ा और इसको ब्रीफ कर दूं। हाँ, 1991 से ये गतिविधि अखिल भारतीय स्तर पर शुरू हुई थी। 91 में 93 में पहला हुआ, 93 नहीं 91 में सर, 91 वाला 91 में तब यूपी में हुआ था ना, सिटी मॉनिटर मैं बता रहा हूँ। 91 में हुआ था, दिल्ली में हुआ था। 91 से ये गतिविधि शुरू हुई अखिल भारतीय स्तर पर और इसका जो मैकेनिज्म है वो ऐसा है कि हर जिले से बच्चों को स्कूल टू स्कूल जो हमारी चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस की टीम है वो जाके प्रमोट करती है और ये बताती है कि इस तरीके से ये कार्यक्रम है 10 साल से 17 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए। तो आप इसमें किसी भी चीज को लेके आप अपनी बात रख सकते हैं। एक थीम भी हम इसमें बनाते हैं, जैसे इस बार की जो थीम है वो है हमारा पर्यावरण इकोसिस्टम। कभी एनर्जी होता है, कभी अलग अलग तरीके की थीम हर साल होती है, 2 साल के लिए एक थीम बनती है। तो 1991 में ये अखिल भारतीय स्तर पर शुरू किया गया और इसको भारत सरकार का जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय है उसकी एक विंग है NCSTC, नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल कम्युनिकेशन, उसकी कोऑर्डिनेटिंग और नोडल एजेंसी है राष्ट्रीय स्तर पर। और फिर उन्होंने हर प्रदेश में एक एक नोडल एजेंसी बनाई हुई है। हमारा राज्य चूंकि बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश और शायद इतने जिले और तो कहीं है नहीं, तो इसको सुविधा के दृष्टिकोण से 2 प्रदेशों में बांट दिया गया है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश। तो हम जो आज बात कर रहे हैं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दृष्टिकोण से कर रहे हैं। तो ये सब सारे जिलों से, पूरे भारतवर्ष के सभी जिलों से चुन के शॉर्टलिस्ट होकर प्रोजेक्ट राज्य स्तरीय चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस होती है और फिर वहां से हर प्रदेश के चुनिंदा जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको हम राष्ट्रीय चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस में ले जाते हैं, जो 27 दिसंबर से 1 जनवरी तक, 2 जनवरी। इस बार 27 से नहीं हो रही। अच्छा, इस बार नहीं हो रही। इस बार जो है प्लान चेंज हुआ है, ये हो रही है 27 जनवरी से 31 जनवरी। वैसे 27 दिसंबर से होती है। 4 दिन। हाँ, 5 दिन का कार्यक्रम 27 से शुरू। हाँ, ये नहीं, ये तो पोस्टर है, अभी हम आपको सब बताएंगे। तो ये मैंने आपको इसके बारे में बता दिया, एक बेसिक इसका जो वो है वो बता दिया। अब ये है कि उत्तर प्रदेश में जो राज्य स्तरीय चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस होती है वो, जैसा कि दीपक शर्मा जी ने बताया कि 2009 में हमने बागपत में की थी, तब नहीं उसका समन्वयक था और उसके बाद राज्य स्तरीय चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस एक बार मेरठ में और हो चुकी है, वो 98 में। हाँ, 24 साल बाद कर रहे हैं। हाँ, 98 में हुई थी। तो अब हम 24 साल बाद मेरठ जनपद में फिर से राज्य स्तरीय कार्यक्रम करने जा रहे हैं और बीच में कोरोना की वजह से ये हुई नहीं, 2 साल शायद, एक साल नहीं हुई, 1 साल ऑनलाइन हुई। तो ऐसे करके ये 30वीं है कुल मिला के, अगर हम 91 से गिने
तो ये 30 हुए। इसकी खास बात ये है कि जरूरी नहीं है कि आप पढ़ने स्कूल में भी जाते हैं। अगर आप स्कूल में नहीं पढ़ते, गांव में मजदूरी करने वाला बालक है और वो भी किसी समस्या को लेता है, इसकी ये विशेषता खास रूप से कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे की, तो वो भी अपनी समस्या को, कई बार आपने देखा होगा, मैं एक गाँव है यहाँ पर, वो बढ़ई है, अभी हम बात कर रहे थे, तो इनोवेशन का काम करता है, उसे पता ही नहीं कि वो इनोवेशन कर रहा है। वो क्या करता है, ये कौन सा गाँव है, सुबापुर गांव में एक छोटा सा उदाहरण बता रहा हूँ। एक बढ़ई है और उस बढ़ई जो है वो खिलौने बनाता है और वो साइंटिफिक खिलौने बनाता है। हम उन्हें बनाने के लिए इंजीनियर ढूंढते हैं और वो बढ़ई ज्यादा लकड़ी के बनाता है, वो खिलौना समझ के बनाता है उसे, और वो फिर 2-3 दिन बनाता है, फिर एक दिन जाके बेच आता है। उसे नहीं पता उसके पीछे का विज्ञान क्या है और क्यों ये बनाए जा रहे हैं, ना उसको महत्व पता। तो ऐसे बच्चे को किसी एक समझदार पढ़े लिखे आदमी के माध्यम से भी हम उसको, लेकिन वो तो 17 साल से ऊपर का है, लेकिन अगर कोई बच्चा भी इस तरह की चीजें कर रहा है, कोई यूनिक चीज बना रहा है, कई बार देखा हमने, पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन नई चीजें बना रहा है, नया इनोवेशन कर रहा है, तो वो लोकल समस्याओं पे से समाधान ढूंढने की कोशिश करता है, तो ऐसा बच्चा भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। और ये पहला मौका है, ये पहली इसीलिए अनूठी गतिविधि है ये, कि केवल ऐसा नहीं है कि हाई फाई अंग्रेजी बोलने वाला और हिंदी बोलने वाला ही बच्चा हो, ऐसा बालक भी जो दिव्यांग हो और स्कूल पढ़ने ना जाता हो, वो भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। तो एक प्लेटफॉर्म हम दे सकते हैं कि छोटे, मतलब जो वैज्ञानिक बनने के लिए, जो छोटा बच्चा है, छोटी बच्ची है, वो माँ की तरह बड़ा दिखना चाहती है, अपनी मैडम की तरह वो खेलना चाहती है, ऐसे ही छोटा बच्चा वैज्ञानिक की तरह बड़ा रिसर्च करना चाहता है, तो क्यों ना हम उसे एक प्लेटफॉर्म दें जिसको साइंटिफिक टेम्परामेंट को डेवलप करना चाहिए। उसके लिए हमने इस साल की जो थीम के अकॉर्डिंग यहाँ पे 3 दिन ये कार्यक्रम रहेगा और 190 बच्चे पूरे राज्य से हमारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं, 190 और वो 3 दिन यहाँ रहेंगे, अपना प्रेजेंटेशन देंगे और हर जिले का वो जो क्या कहते हैं उसको, ओडीपी क्या बोलते हैं, ओडीओपी, हर जिले का 1 प्रोडक्ट, तो अपने जिले की विशेषताओं को लेकर भी वो लोग आएंगे और यहाँ पर जो एक्टिविटी कॉर्नर बाहर ग्राउंड में लगेगा उसमें वो अपना प्रेजेंटेशन देंगे। प्लस जो हर जिले के जो एक्सपर्ट टीचर्स हैं, अगर उनके पास भी अपनी स्किल्स है तो वो भी वहां पर प्रेजेंट करेंगे। और शाम को इसका दिन भर के प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन के बाद कई सारे टीचर्स की लैब चलेंगी यहाँ पर, मतलब कोई भी 3 दिन के लिए खाली नहीं रहने वाला। यहाँ पर टीचर्स अपना आइडिया की लैब है या इनोवेशन पर काम हो रहा है तो उस सब में डिस्कशन भी करेंगे और उसके साथ में एक्सपेरिमेंट भी करेंगे। कुछ बच्चे अपने एक्सपेरिमेंट भी लाएंगे, लेकिन यहाँ पर रियल एक्सपेरिमेंट पर ज्यादा जोर दिया जाता है। हम लोग मॉडल एग्जीबिशन में ज्यादा उसको अवॉइड करते हैं इस खासियत के कारण से, और इसीलिए पहले पूरी दुनिया में नहीं होता था, लेकिन 2010 के बाद यूरोप में नहीं था ये कंसेप्ट, अब यूरोप में भी आ गया है। और कुल मिला के इस साल 30वें साल में हम प्रवेश कर गए हैं। 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस हम MIT में करने जा रहे हैं और एक उदाहरण भी प्रस्तुत करने वाले, क्योंकि बढ़िया से हो पाएगा और व्यवस्थाएं क्योंकि काफी MIT के पास तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, लेकिन उसके साथ साथ में उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करके बेहतर बाल वैज्ञानिकों को हम दे सके, यही उद्देश्य इस आयोजन का है। और ये एक तरीके से अलग प्रकार का एक महाकुंभ है विज्ञान, जिसमें इतने सारे प्रोजेक्ट एक साथ आके बाल के और इस लेवल पर जाकर वो प्रेजेंट करते हैं, ये बड़ी बात है। और एक चीज और है कि अभी जो डाटा हमारे पास आया, ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन होते हैं प्रोजेक्ट के, अभी तक क्योंकि 30 साल से लगभग हम लोग शुरुआती दौर से ही, तो उसमें अभी तक किसी राज्य के 4000 प्रोजेक्ट कहीं पर भी किसी भी राज्य के अंदर पंजीकृत नहीं है। अब की बात जो अभी तक का डाटा है वो बता रहा है कि 42 तो कुछ हो गए हमारे इस राज्य में, यानी यूपी वेस्ट पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जो हमने एक मतलब चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस के नजरिए से प्रदेश का उन्होंने दर्जा दिया हुआ है पश्चिमी उत्तर प्रदेश को। 38 जिले हैं, तो इन 38 जिलों से 4000 से ऊपर लगभग 4200 पंजीकरण अब तक हो चुके हैं। इनमें से शॉर्टलिस्ट होकर 190 प्रोजेक्ट आएंगे और वो यहाँ पर प्रेजेंट करेंगे। उनको सबकी जो है रिकॉर्डिंग भी होगी, सारी चीजें मौका मिलेगा
और खास टॉपिक मेन चीज ये है कि वो हमारी जो इकोसिस्टम है जो इस समय गड़बड़ाया हुआ है उस पर ही मंथन कर रहा है। ये गंभीर मसला है। आप भी देख रहे हो, आप सर्दियों में बारिश पड़ जाती है, क्यों? ग्लोबल वार्मिंग में चेंज आ रहा है। क्या हमारे अपने आसपास के कारणों से आ रहा है, या हमारे आसपास में जब आपने देखा जरा सी 2 दिन बारिश पड़ जाती है तो आप लोग खबर बना देते हैं कि साहब वो जो है इतना पानी भर गया, जल भराव हो गया। लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा जल भराव क्यों हो रहा, उसके पीछे का वो बच्चा सोच रहा है, आपके अपनी गली का, अपने मोहल्ले में जो प्रॉब्लम आ रही है उसको सोच रहा है कि वो पानी क्यों भर रहा है। इसलिए भर रहा है कि कच्ची जमीन तो छोड़ी नहीं ना हमने, वो पानी जो जमीन में रिचार्ज होना चाहिए रिचार्ज नहीं था, हमने सूखता गड्ढा नहीं बनाया, हमने उसको पानी के लिए मसाला पक्का कर दिया। अपने घर में जो नियम अनुसार छोड़ना चाहिए, कोर्टयार्ड एक कच्ची जगह कितने % है वो, कोर्टयार्ड छोड़ना चाहिए, वो नहीं छोड़ रहा है, तो वो पानी जाएगा कहाँ? हम सोचते हैं कि उतने में भी कमरा बना लें, है ना, जमीन महंगी है, तो हम कच्चे लालच में आकर हम अपनी प्रकृति के साथ जो मजाक कर रहे हैं, तो प्रकृति जब अपना हमारे साथ मजाक करेगी तो वो फिर दूसरे रूप में निकला। अब वही रूप ये है कि आपको जो है गर्मी में ठंड लगेगी। यहाँ जितने लोग ऐसे होंगे जिनको जैसे भाई साहब होंगे, इनको 40 साल याद होंगे, कुछ और लोग भी होंगे। उज्जवल भाई आपकी एज कितनी है? हाँ, तो आपको भी 40 साल याद होंगे। मुझे अच्छी तरीके से ये याद है, मेरी उम्र 56 वर्ष है। 40-45 साल पहले अगर कोई गलती से ये मुंह से निकल जाता था कि पहाड़ पर बाढ़, तो लोग हंसा करते थे, बल्कि कहते थे बेवकूफ है क्या, मतलब पहाड़ पे बाढ़ का क्या मतलब, पहाड़ पे बाढ़ तो आती नहीं। और अब हर साल पहाड़ पे बाढ़, हाँ, हर वर्ष पहाड़ पर बाढ़ आती है। हमने डिफॉरेस्टेशन करके जंगलों को काट काट के और पहाड़ों का जो एक ऑटोमेटाइज्ड सिस्टम था जिसके तहत वहाँ वाटर साइकिल मैनेज होती थी, उसे तहस नहस कर दिया और अब पहाड़ों पे बाढ़ आ रही है। बाढ़ तो बाढ़, अब तो जिसको हम स्टॉर्म कहते हैं, मतलब तूफानी जो बहाव पानी का होता है, जलजला जिसे कहते हैं, वो आ रहा है। अभी 2013-14 में उत्तराखंड में हुआ था, अभी फिर उसके बाद एक और हुआ थोड़े दिन पहले। उसे छोड़िए, अपने मेरठ में देख लीजिए, जब जून का महीना था, हमें गर्मी महसूस होनी चाहिए थी, लू चल रही थी, उस समय में स्वेटर निकलने की स्थिति आ गई, लगातार एकदम इतनी ठंडा। लू तो बंद हो गई, लू का तो अनुभव करना ही हमने बंद कर दिया, लू नहीं चलती। अब बारिश, सर्दियों में बारिश हो जाए, ये भी बारिश के टाइम पे बारिश ना हो, तो ये ग्लोबल, ये जो ऐसा कर रही है हमारी वजह से, हम आप ही हैं उसका हिस्सा और कोई नहीं। हमारी इस बार की जो चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस है राष्ट्रीय स्तर पर, इसकी जो थीम है वो यही है, हमारा पर्यावरण और इकोसिस्टम। और इसके लिए हमने एक पोस्टर डिजाइन किया है। हर जिले से सर कैसे बच्चे मतलब किस प्रकार से आते हैं, हर जिले से किस तरह से मतलब होंगे बच्चे, सिलेक्ट कैसे होंगे? इसमें क्या करते हैं, स्कूल लेवल पे पहले अपने प्रोजेक्ट स्कूल लेवल पे सिलेक्ट होंगे और स्कूल लेवल के बाद में फिर वो जो बच्चे हैं जनपद पे सिलेक्ट होंगे, और वो जनपद पर सिलेक्ट होने का जो उनका कोटा है फिक्स, कि 4 हर जिले से 4 बच्चे सिलेक्ट होंगे, 4 प्रोजेक्ट सिलेक्ट होंगे, एक प्रोजेक्ट में 2 बच्चे होंगे। पहले 5 होते थे, लेकिन अब पिछले 3-4-5 साल से 2 बच्चे होंगे। ऐसे बच्चों को खुद जगह कार्य कैसे होता है, कैसे पूछते हो? ये टीचर्स का काम है। मैं इसको भी थोड़ा बताता हूँ। जैसे ये राज्य समन्वयक है ना, ऐसे ही हर जिले में एक जिला समन्वयक, वो जिला समन्वयक स्कूलों में जाता है, पंचायतों में जाता है, और भी समाज के जो विभिन्न जैसे विज्ञान क्लब होते हैं वहां जाता है, और वो समन्वयक इस बात के लिए सेंसिटाइज करता है बच्चों को या बच्चों के पेरेंट्स को कि इस बाल विज्ञान कांग्रेस के लिए आपके बच्चे का प्रोजेक्ट आप तैयार करो। ठीक है, हम सब जानते हैं कि अभी हम लोग अगर हम देखें गांव के स्तर पर, तो अभी ऐसी स्थिति नहीं है कि बहुत ज्यादा जागरूकता है, बहुत ज्यादा चैतन्यता हो, तो वो समस्या आती है हमारे जनपद समन्वयकों को, जिला समन्वयकों को, लेकिन उसके बावजूद अच्छी खासी तादाद में, जैसा कि अभी भाई साहब ने बताया, दीपक शर्मा जी ने, कि 4238 जिलों से
4200 प्रोजेक्ट। इसका मतलब अगर हम औसत रखें तो जिले से 100 से ऊपर प्रोजेक्ट हो सकता है, कहीं से 70-80 भी हो, 60 भी हो और कहीं से 140-150 भी हो, लेकिन औसतन जिले से 100 से ऊपर प्रोजेक्ट आए हैं। तो ये जो हमारा जिला समन्वयक है, जिला समन्वयक डीआरएस ऑफिस जाता है, जिला समन्वयक डीएसए ऑफिस जाता है, राज्य समन्वयक से या जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं उनसे सपोर्ट मांगता है, सीएसटी से सपोर्ट मांगता है, डीएसटी से सपोर्ट मांगता है, एनसीएसटीसी से सपोर्ट मांगता है कि भाई किसी तरीके से हमें आप सब अधिकारियों तक पहुंचाओ। तो उसी क्रम में भाई साहब पूरा डिटेल बताएंगे। हर जनपद के डीआईओएस को एक पत्र आया है सरकार, राज्य सरकार की तरफ से कि राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस के लिए आप अपने सब स्कूलों को, स्कूलों के प्रधानाचार्यों को, सब को ये बात बताइए, सबको सबके संज्ञान में लाइए और सबको इस बात के लिए मोटिवेट करिए, प्रेरित करिए कि वो उनके छात्र अधिक से अधिक इसमें भाग लें। जैसा कि आप बता रहे थे कि काफी बच्चे ऐसे हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं और वो भी नए नए इवेंट करते रहते हैं, वो आपके साथ कैसे जुड़े? वो टीचर तो सामाजिक प्राणी है, शहर में अपने समाज में रहता है। टीचर तो ज्यादातर स्कूल कॉलेज में ही है। नहीं, सब तरह के होते हैं। वो जो बच्चे हैं, अलग अलग जो संस्थाएं हैं वो भी काम करती हैं, और जब बच्चा कहीं काम कर रहा होता है और वो कुछ नई चीजें बनाता है, या तो अखबार के माध्यम से, जब आप लोग छापते हैं उसे तो हमें पता चल जाता है, तो हम उस बच्चे को संपर्क कर लेते हैं। और या फिर नहीं छापता, जैसे मैं एक उदाहरण बताऊं, लिसाड़ी स्कूल है, देवी अहिल्याबाई, कई साल पुरानी बात है। एक बच्ची थी सैफी, मुझे पूरा नाम याद नहीं है उसका, वो उस मोहल्ले की टीचर जो है लिसाड़ी देवी अहिल्याबाई में पढ़ाती थी, और उन्होंने क्या काम करा, उनके मोहल्ले में एक बच्ची रहती थी, उसे इसी तरह की चीजों को शौक था करने का। तो एक दिन वो टीचर बोली उनसे कि ऐसा करो, हमारे यहाँ कार्यक्रम हो रहा है, उसमें ऐसे बच्चों की जरूरत है, तू भी भाग ले ले उसमें। तो वो मुझे याद है, वो बच्ची नेशनल पे गई थी, बहुत पुरानी बात थी, कई साल पुरानी बात थी। अभी 3 दिन तक जो आपका प्रोग्राम चलने वाला है, ये सुबह कितने बजे स्टार्ट होगा, शाम को कितने बजे तक? ये सुबह 10 बजे से शुरू हो जाएगा और ये तो देर रात तक चलेगा, मतलब डिनर के बाद भी चलेगा, क्योंकि उसकी मीटिंग्स हैं, कल्चर, शाम को कल्चर प्रोग्राम। ऐसा होता है कि दिन में जो बच्चों के प्रेजेंटेशन होते हैं, कुछ तो हम साइंटिस्ट, विद्वान देश भर के, कुछ तो हम उन्हें बुलाते हैं और उनकी टॉक्स करवाते हैं। तो कुछ तो शाम के टाइम में वो पॉसिबल है, क्योंकि दिन में प्रोजेक्ट्स का प्रेजेंटेशन। इसके अलावा हम थोड़ा उन बच्चों को रिक्रिएशन वगैरह में कैंप फायर भी करवाते हैं, बॉन फायर करवाते हैं, कुछ और कल्चरल इवेंट, या उस वक्त अगर कुछ बच्चे, उनका ग्रुप ऐसा तैयार हो जाए कि वो कोई नाटक करना चाहें, कुछ और करना चाहें, तो उसके लिए भी हम प्रमोट करते हैं। तो शाम को वो कार्यक्रम करते हैं। और वैसे ये है कि आप ये मान लें कि बच्चा 6 घंटे 7 घंटे सोता जरूर है, लेकिन ये कार्यक्रम तो 24 घंटे चलेगा, क्योंकि हर रात हम यहाँ टेलीस्कोप लगेगा, रात में हम खगोल विज्ञान के बारे में उनको शिक्षित करेंगे, बाकायदा टेलीस्कोप रहेगा ऑल 3 नाइट्स, बल्कि शायद इसमें तो हम औरों को भी इनवाइट करेंगे शायद, जहाँ तक है। हाँ, नहीं आएंगे, वो अलग अलग टॉपिक्स पर आएंगे, अलग अलग। हाँ, तो वो उस तरीके से रहता है। सुबह 9 बजे शुरू करते हैं, बीच में लंच के लिए आधा घंटा रहता है, और फिर शाम को बीच में मतलब थोड़ा डिनर, और डिनर के बाद फिर या तो कल्चरल प्रोग्राम या कोई टॉक एक्टिविटीज और क्या क्या है इसमें? इसमें एक्टिविटी में जैसे मैं छोटी सी बात बताऊं, जैसे रॉकेट लॉन्चर, तो बच्चे आएंगे, बॉटल से रॉकेट बनाएंगे और उसे लॉन्च करेंगे, खुद ही सीखेंगे बनाना और खुद ही लॉन्च करेंगे। इस प्रोजेक्ट में होने वाला खर्च किसका है? बच्चे की खुद की जिम्मेदारी होती है या किसी से मतलब शोध में जो खर्च आता है उसमें बच्चा जो बच्चा खुद वो तो गवर्नमेंट इसे फंडिंग के रूप में नजरिए से नहीं देखती, इसे देखती है कि काम करना चाहिए, क्योंकि अगर इसमें फंडिंग आ जाएगी, ज्यादा फंडिंग जिस दिन आ जाएगी उस दिन फिर वो जो ना पढ़ने लिखने वाले बच्चों के बीच में ले जाएगा प्रोग्राम, फिर ये और हाई फाई हो जाएगा। इसमें रजिस्ट्रेशन कराने के बाद बच्चे को क्या लाभ होगा? कि मतलब उसको कोई नौकरी मिलेगी प्रोजेक्ट के आधार पर? नहीं,
देखिए, आप बच्चे को आप एक एनवायरनमेंट देते, पढ़ाते, माँ बाप जो है पढ़ाते, स्कूल एनवायरनमेंट देता है, उसे पढ़ाता है। हम लोग भी उसी तरह से एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, उसे वैज्ञानिक बनने का पहला कदम तैयारी का एक माध्यम दे रहे हैं कि तुम अपनी जिंदगी में क्रिएटिविटी लाओ, और क्रिएटिविटी लाकर हम उस रास्ते, मतलब उसको एक तरीके से हम उसे एक रास्ता दिखा रहे हैं कि तेरी जिंदगी में बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, उनमें से एक रास्ता ये भी, आप वैज्ञानिक बनना चाहो, या आप मैकेनिकल इंजीनियर बनना चाहो, या वकील बनना चाहो, जो आपको पसंद हो। देखिए, मैं इसमें बताऊं, जहां तक बात है कोई उस तरीके का गेम कि उसको कोई भौतिक लाभ मिले, धनार्जन हो उसका, उसको कोई उसको पैसा दिया जाए, छात्रवृत्ति दी जाए, प्रोजेक्ट की कॉस्ट दी जाए, या उसको हम कोई नौकरी दें, कहीं एडमिशन दें, वो सब न तो सरकार का उद्देश्य है, ना उस कार्यक्रम की मूल भावना में वो चीज कहीं फिट होती है, क्योंकि उसका इस पूरे कार्यक्रम का उद्देश्य जो है, बच्चे के अंदर जब वो बिल्कुल कच्ची उम्र में है, तब उसके अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट, साइंटिफिक थॉट प्रोसेस, वैज्ञानिक सोच डेवलप करने का उसका मकसद है कार्यक्रम का। और इतना जरूर है कि जो बच्चा अपने जनपद के ऊपर अलग अलग उसमें सिलेक्ट होके जाता है, उसको शायद उसका टीएडीए और वो जनपद से बात, जनपद के बाद, जैसे जो अब यहाँ आएंगे, मान लीजिए कोई बदायूं से आ रहा है, बुलंदशहर से आ रहा है, मुरादाबाद से आ रहा है, रायबरेली के बाद ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ही शुरू हो जाता है, तो हम उनका एक नॉमिनल टीएडीए सामान्य उसका वो पे करती है सरकार। रहना खाना जहाँ एक कार्यक्रम होता है वो लोग करते हैं, कुछ सरकार की तरफ से सहायता आती होगी, कुछ और अलग अलग वो है, वो तो मजे की बात ये है कि आज की डेट तक इस कार्यक्रम के लिए पैसे का भी कहीं से कोई लेटर तक नहीं, आज की डेट तक जब हम बच्चे से कोई पैसा नहीं ले रहा है, रहने खाने का कोई पैसा बच्चे से नहीं ले रहा है, किसी बच्चे से कोई पैसा निःशुल्क है, क्योंकि खाने और ठहरने की व्यवस्था हम एमआईटी मूल उद्देश्य और मूल भावना तो बच्चे के अंदर वैज्ञानिक सोच पैदा करना, और जो बच्चे वैज्ञानिक टेम्परामेंट पैदा करना, वो जो जो बच्चे बच्चे यहाँ से 21 प्रोजेक्ट हम चयनित करेंगे, 21 है, हाँ 21 प्रोजेक्ट हम चयनित करेंगे, जो 27 जनवरी को से 31 जनवरी तक अहमदाबाद में साइंस सिटी में भाग लेंगे। दूसरा एक और है, इंडियन साइंस कांग्रेस हो रही है वहाँ नागपुर में, ये हो रही है 3 जनवरी से 7 जनवरी तक। यहाँ 2 प्रोजेक्ट उसके लिए जाएंगे स्पेशली, जो टॉप प्रोजेक्ट होंगे। हालांकि इसमें कंपटीशन नहीं है, मैं 1 मिनट अभी आपको, इसे इंडियन साइंस कांग्रेस को आयोजित होते हुए कितना समय हो चुका है? इंडियन साइंस कांग्रेस को तो 105 साल, 100 साल तो अभी बनाए हमने, 105 साल हो गए, नहीं लेकिन 107वीं तो हमने बेंगलोर में मना की, उसके बाद कोरोना लग गया। हाँ, 108वीं या 9वीं होगी, 8वीं या 9वीं होगी, 100 से ऊपर साल हो गए हैं। इंडियन साइंस कांग्रेस से प्रेरणा लेके ही ये कार्यक्रम की शुरुआत करी गई, और इस कार्यक्रम की शुरुआत में बहुत बड़ा योगदान प्रोफेसर यशपाल जी, जो बहुत बड़े नामचीन वैज्ञानिक रहे हैं भारत के, पद्म विभूषण, उनका बहुत बड़ा योगदान था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब का बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि ये लोग बच्चों से जुड़ के काम करने की इनकी ललक थी। तो लेकिन इस चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस में जो चयनित होके, शॉर्टलिस्ट होके 2 प्रोजेक्ट हर साल कांग्रेस में जाते हैं। इन 100 सालों में कितने बच्चे ऐसे हैं जो अब तक कामयाब हुए हैं इंडियन साइंस कांग्रेस के साथ जुड़कर? देखो कामयाबी से आपका आशय क्या है? साइंटिस्ट बने हैं, इंडियन साइंस कांग्रेस में जाते ही साइंटिस्ट हैं। आपको क्या लग रहा है कि इंडियन साइंस कांग्रेस में राज चलता है, आदमी पहुंच जाता है? इंडियन साइंस कांग्रेस में वही जाता है। कुछ नाम हम पूछना चाह रहे हैं। नहीं, नाम मैं आपको बता रहा हूँ, चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस में हुंडई, जहाँ ये कार बनती है ना, 2000 कौन से सन का है ये, नेशनल हुआ था 2010 में, उससे पहले हुआ था 98 में।
हुंडई जब चेन्नई में हो रहा था नेशनल, तो हुंडई का जो सीईओ था, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ उस लड़के का, वो उस समय जो हुंडई का सीईओ था, उसने कहा कि इन पूरे बच्चों को मैं अपनी हुंडई का विजिट कराऊंगा, और एक दिन का पूरा लंच सारी व्यवस्था 3000 बच्चों की और टीचर्स की रखी थी उनमें, और मैं भी था उसमें, और हम लोग गए थे और पहली बार बच्चों ने और हम सब ने मिलके वो 1.5 मिनट में बनती हुई कार देखी थी कि आपकी हुंडई कार जो 8, 9, 10 लाख की आती है वो 1.5 मिनट में बन जाती है। वो हमने अपनी आंखों से देखी कि कैसे 1.5 मिनट में बन जाती है वो कार। इतने सारे सिस्टम एक साथ पूरी चेन के साथ काम करते हैं। और वो जो बच्चा था वो बाल वैज्ञानिक था, इसलिए उसने सारी व्यवस्थाएं, उसने सारा खर्चा अपने खर्चे पे किया। वो चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस की प्रोडक्ट था, मतलब चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस। ऐसे जन कितने आईएएस अफसर हैं और कितने अधिकारी और कितने बिजनेसमैन हैं, इवन यहाँ तक कि अब एक नया काम और हमने शुरू किया है कि जो पहले बाल वैज्ञानिक रह गए उनमें से कई साइंटिस्ट बन गए। उन्हीं में से एक डॉक्टर आशा राणा है, मैं जानता हूँ उनको, वो बाल वैज्ञानिक रही हैं। उसके अलावा डॉक्टर निशा राणा, अब उन साइंटिस्टों में से हम निर्णायक लेने लगे हैं। पहले नहीं लेते थे बाल वैज्ञानिकों, लेकिन अब हम ढूंढते हैं कि पहले इस साल स्पेशल किया जा रहा है। अहमदाबाद के लिए मेरठ से 2 लोग चयनित हो रहे हैं जो पहले बाल वैज्ञानिक रह चुके हैं। ये फलावदा गांव की लड़कियां थी, वो मवाना की। चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस को लेके है या इंडियन साइंस कांग्रेस को लेके है? दोनों को लेकर, दोनों को लेकर, नहीं, भूमिका को लेकर समझना चाहिए। इनका बच्चों के साथ क्या लगाव है, बच्चों को इन संस्थाओं से क्या फायदे हुए हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही। देखिए, इंडियन साइंस कांग्रेस को बहुत मेच्योर स्टेज पर नौबत आती है। इंडियन साइंस कांग्रेस में वही पहुंचता है जो प्रतिष्ठित वैज्ञानिक है, उसको तो छोड़ दीजिए आप, तो इसलिए वहां हम तो बात करते नहीं। जो बाल विज्ञान कांग्रेस है, 10 साल से 17 साल की उम्र के बच्चे इसमें जाते हैं। न तो तब ये स्थिति है कि ये तय हो चुका होता है कि ये बच्चा किस तरफ जाएगा, केवल और केवल उनके अंदर एक वैज्ञानिक सोच डेवलप हो जाए, वो अपने इर्द गिर्द की दुनिया देखें, टीम में काम करना सीख जाए। 2 बच्चे या 5 बच्चे या 3 बच्चे या 4 बच्चे, जितने बच्चे उस प्रोजेक्ट में हैं, वो एक टीम में काम करना सीख जाए। और इसके एक नहीं, इसके मैं 2-4 भी नहीं, आपको 50 उदाहरण दे सकता हूँ, क्योंकि आपने नाम और कुछ नाम की पूछी, तो इसलिए अब मैं आपको बताता हूँ, एक पिता की हैसियत से बदल देता हूँ। दीपक शर्मा जी से और चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस से मेरा तारुफ कराया, मेरा परिचय कराया मेरी बेटी ने। 2008 में मेरी बेटी बाल विज्ञानी के रूप में गाजियाबाद से सेलेक्ट हुई, तो मैं गाजियाबाद रहता था। गाजियाबाद से सेलेक्ट हुई, स्टेट में गई, स्टेट से सेलेक्ट हुई, नेशनल में गई। नेशनल के जो 2 प्रोजेक्ट इंडियन साइंस कांग्रेस में गए, उनमें गई। उसने दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग किया, और वो जो प्रोजेक्ट था उसको लेके वो साइप्रस, निकोसिया गई, वही प्रोजेक्ट, और उसको वाइलॉन, यंग साइंटिस्ट एंड रिसर्च ऑन नेचुरल साइंस, वाइलॉन अवार्ड मिला। दर्जा 8 में पढ़ती थी तब, जब इसमें पार्ट किया था तब 7 में पढ़ती थी। अब तुम्हें यार घर में भूल गया था उस बात को। वो 8th में थी, और फिर उसके बाद वो इंडियन साइंस कांग्रेस में पार्टिसिपेट किया उसने। तो उसके बाद वो दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से उसने इलेक्ट्रॉनिक्स में बीटेक किया, 2 साल नौकरी करी टाटा में, और उसके बाद कैट के लिए अपना थोड़ा मोड़ा जो नौकरी के साथ समय मिला पढ़ती रही, और IIM विशाखापट्टनम से इस समय 2nd ईयर उसका फरवरी मार्च में पूरा होगा, और पहले साल की IIM विशाखापट्टनम की टॉपर है। ठीक है, मैं ये उदाहरण यहाँ बहुत तो वैसा नहीं था, लेकिन आपने कहा, मैंने खुद देखा है बाल विज्ञानी के रूप में जो बच्चे जो वाकई मन से काम करते थे। कि मैं आपको बताऊं, जो 190 बच्चे यहाँ आ रहे हैं, इनमें भी हो सकता है सब बच्चे बहुत ज्यादा मन से उसमें न लग के आए हों। किसी को टीचर ने प्रमोट कर दिया, किसी को उनके मेंटर ने प्रमोट कर दिया, किसी को स्कूल ने प्रमोट कर दिया, किसी को मोहल्ले टोले वालों ने प्रमोट कर दिया। खैर, लेकिन मैं आपको ये दावे के साथ बता सकता हूँ कि वो 3 दिन का यहाँ का अनुभव और 5 दिन का जो नेशनल का अनुभव है,
जब वो टीम में रहते हैं, सारे बच्चों के साथ बातचीत करते हैं, अपना प्रेजेंटेशन देते हैं। 7वें 8वें का बच्चा प्रेजेंटेशन दे रहा है और किनके सामने दे रहा है? कोई कहीं प्रोफेसर है, कोई कहीं साइंटिस्ट है, IITians और अच्छे अच्छे लेवल के प्रोफेसर हमारे यहाँ जूरी में होते हैं, उनके सामने प्रेजेंटेशन दे रहा है, तो कॉन्फिडेंस लेवल तो बढ़ता है, इसमें तो कोई संदेह की बात ही नहीं। इसमें 2 बच्चे जो इस साल इसमें इंडियन साइंस उसमें जाएंगे, इंडियन साइंस कांग्रेस में जो नागपुर में होने जा रही है, उसमें राष्ट्रीय किशोर वैज्ञानिक सम्मेलन एक पार्ट है। उसमें हमारे स्टेट से 2 बच्चे जाएंगे, 2 प्रोजेक्ट जाएंगे जो बेस्ट होंगे, जिसमें अभी बात कर रहे थे कि उनकी बेटी गई थी, तो उसमें 2 बच्चे तो हमारे अभी चले जाएंगे 3 से 7 जनवरी के बीच में, जो नागपुर में होने जा रहा है उसमें। और इसका उद्घाटन के लिए 2 सीनियर साइंटिस्ट में, एक तो वाइस चांसलर नीदरलैंड के जो हैं, भारत के ही हैं लेकिन भारतीय मूल के हैं, और इस समय ईस्ट वेस्ट कौन सी यूनिवर्सिटी पूरा वो अभी डाटा था MK भगत, हाँ, तो वो रहेंगे MK गौतम, हाँ, तो नाम तो हिंदुस्तानी ही रहेगा। कांग्रेस शब्द का इस्तेमाल क्यों हुआ? कांग्रेस शब्द, तो कांग्रेस का मतलब क्या, कोई पार्टी समझते हो? नहीं, कांग्रेस का मतलब आज तो उसी तरह का हो रहा है। कांग्रेस का मतलब सब नहीं, कांग्रेस जो लिटरेरी मीनिंग है, कांग्रेस का जो शब्द का अर्थ है वो है सभा। कांग्रेस में सभा, कांग्रेस का मतलब सभा होता है। कांग्रेस अमेरिका में भी है, कांग्रेस हर एक देश में है, लेकिन वो पार्टी के रूप में नहीं है, वो अलग अलग सभाओं की। अंग्रेजी शब्द कांग्रेस का जो हिंदी में अर्थ है, लिटरेरी मीनिंग है, वो सभा। अभी जैसे हम बैठे हुए हैं तो ये एक सभा है, ये कांग्रेस है, ये अंग्रेजी का वर्ड ही है। हाँ, ये कांग्रेस उस पार्टी से ली है। कर दीजिए पोस्टर को सर आप। और इस पोस्टर में हमने वही सारी चीजें एक तरीके से ये पोस्टर्स हमने इसलिए लगाए कि गम के साथ में कहीं भी चिपकाए जा सकते हैं, और इसमें सारी डिटेल्स इसके साथ में मौजूद है। इसमें भारत सरकार का सीधी सी बात है कि एक्टिविटी है ये, और ये इसके जो इकोसिस्टम है पूरी पृथ्वी के, उसके लिए हार्ट में बना है। एक फोटो खींचे तो प्रॉपर्ली हो गया को मैं इनको दे दीजिए सबको। हाँ हाँ, आने वाले बच्चे सारे वेट यूपी के होंगे, नहीं, केवल 38 जिले, 38 2 भागों में बट गया ना, 38 जिलों टोटल आपके पास 75 जिले हैं, 38 जिला है, 38 जिलों में जो बच्चे आ रहे हैं, सेट सोचता फाइट में बोल दी नहीं, इनको एक एक दे दीजिए। संदीप सभी के पास नजर देखो, एक चीज मैं आपको और बता दूं, यहाँ एक जो आपने सवाल उठाया था ना, उस सवाल के परिप्रेक्ष्य में एक बात और कहना चाहूंगा मैं कि जब आपने वो शब्द छोड़ा तो कांग्रेस आज संविधान दिवस भी है, और आपको जानकारी होनी चाहिए कि संविधान दिवस 30 नवंबर को 1930 में, देश आजाद हुआ 1947 में, और संविधान दिवस में कांग्रेस असेंबली थी, पार्टी नहीं थी। लाहौर में कांग्रेस असेंबली में तय हुआ था कि 26 नवंबर को हर साल हम संविधान झंडा फहराएंगे और अपनी बात रखा करेंगे। आज के दिन से ही हमारा ये कार्यक्रम रहेगा, जबकि देश आजाद हुआ ही नहीं था, सोचा था कि हो जाएगा, नहीं होगा। दूसरी बात, 2 साल का मतलब तो ये होगा कि आजादी से पहले ना इंडियन साइंस कांग्रेस 1905 में करीब हुआ था, लगभग 1905 या 7 ऐसे हुआ था। आजादी से पहले से चल रहा इंडियन साइंस कांग्रेस, तो जब तो पार्टी कोई जन्म भी नहीं थे इनके। और विज्ञान के प्रति एक बात और कहना चाहूंगा कि हमारे देश में अंग्रेजों ने कभी भी ये नहीं चाहा कि हमारे लोग साइंस पढ़ें, कभी नहीं चाहा उन्होंने।
ये सच्ची बात है, घटना है। और जब अकाल पड़ा तो उन्होंने मदद नहीं करी। जब अनाज की कमी पड़ गई थी तो वीरेश चंद्र गुहा एक वैज्ञानिक है, प्रफुल्ल चंद्र राय के स्टूडेंट थे वो। प्रफुल्ल चंद्र राय हमारे देश के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने केमिस्ट्री के क्षेत्र में उद्योग को सबको समन्वय और मिलन करा उन्होंने। और ये एक अच्छी बात थी हम सब लोगों के लिए कि अंग्रेज, जानते हो वो क्या सिखाना चाहते थे हमें? अंग्रेज हमें बढ़िया से बढ़िया क्लर्क बनाना चाहते थे ताकि उनकी हम मदद कर सके। हम ये सोचते हैं, कई बार कई लोग हमसे कई बार कुतर्क कर देते हैं कि भाई देखो बिल्डिंग कितनी बढ़िया बना के गए, पुल देखो अभी भी रखा हुआ है, 100 कितने सालों का है वो, चेन्नई में एक पुल है। ये तो ले लेगा। नहीं तुमसे ना लेंगे, आप साइड से बना। अच्छा वो बोले, अच्छा आप आगे आ जाओ। अच्छा उनका चार्ज हो रहा होगा ना। तो मैं आपको ये चीज जानकारी, आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए कि अगर किसी के दिमाग में, क्योंकि जरूरी है, आप पत्रकार जो होते हो ना, घर की जो बिटिया होती है ना बिल्कुल वैसे होती है कि लड़की पढ़ती है पूरे घर को पढ़ाती है, और आप पत्रकार इस बात को समझ गए ना तो पूरे समाज को पढ़ा दोगे आप। तो इसलिए आपकी जानकारी में होना चाहिए कि अंग्रेजों ने अगर रेल बिछाई तो हमारे फायदे के लिए नहीं बिछाई, उस पर भारतीयों को बैठने और चलने की नहीं थी। मेरठ में भी एक सड़क है जिसमें घुसने की इजाजत नहीं थी, ठंडी सड़क जिसे हम माल रोड कहते हैं, इसमें भारतीय लोग नहीं चल सकते थे। और इसी तरीके से अगर रेल बिछाई तो उन्होंने हमारी संपदा को लूट के अपने इंग्लैंड में ले गए। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि भारत के अंदर ऐसे वो नहीं है, हमारे पुरातन जो म्यूजियम है, जितनी हमारी संपदा मूल है भारत की, वो सारी इंग्लैंड में है। वो सब रेलों से इकट्ठी होकर गई और पानी के जहाज से चली गई। तो वो कभी नहीं चाहते थे कि हमारे भारत के लोग विज्ञान पढ़ें। ये जगदीश चंद्र बोस विज्ञान पढ़ने गरीब परिवार के थे, तो इन्हें एक पुराने जमाने में क्या होते थे, जो राजा महाराजा होते थे या पैसे वाले साहूकार होते थे, वो गरीब बालकों को पढ़ने भेज देते थे, स्कॉलरशिप देते थे, जिसे हम स्कॉलरशिप कहते हैं। आजकल भी हंगरी में पढ़ाया जा रहा है बच्चों को, गरीब परिवारों को, बच्चों को भी। आपको चाहिए तो आपको डिटेल दे दूं, कोई पढ़ना चाहे। उसमें जगदीश चंद्र बोस जब पढ़ के लौटे तो उन्हें जो है क्या करा कि 300 रुपए, जो अंग्रेज लड़का पढ़ाएगा टीचर, तो उसे 300 रुपए मिलते थे। और जो सुभाष चंद्र, ये जगदीश चंद्र बोस पढ़ाएंगे तो उनको 100 रुपए मिलते थे। उन्होंने कहा कि मैं नहीं लेता 100 रुपए, जब मैं भी वही चीज पढ़ा रहा हूँ, ये भी वही चीज पढ़ा रहा, तनख्वाह बराबर मिलेगी। और 3 साल तक लड़ाई लड़ी उन्होंने, और कोई पैसा नहीं लिया, और कोई पैसा नहीं लिया, 100 रुपए भी नहीं लिए, वो 100 रुपए भी मना कर दिया। दिल्ली तक आके आंदोलन करा उन्होंने। फिर बाद में उन्हें कहा कि ठीक है भैया तुम दोनों बराबर ले लो। यानी कि भारतीयों को पढ़ाने भी नहीं देते थे, पढ़ने भी नहीं देते थे। कि जो ब्रिटिश बच्चे थे वो भी पसंद करने लगे जेसी बोस से पढ़ना। हाँ ये बात, जो लेवल ऑफ टीचिंग जेसी बोस का था भाई, जेसी बोस तो जेसी बोस, ठीक है, तो वो उन्होंने भी ये स्टार्ट कर दिया। किया गया, क्या उद्देश्य है, कौन सी प्रतियोगिता यहाँ पर आयोजित होने वाली है? देखिए ये 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का राज्य स्तरीय प्रोग्राम आयोजित होने वाला है, जिसमें 10 साल से 17 साल तक की आयु के जो बच्चे हैं, बाल वैज्ञानिक हैं, वो यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट पर आसपास के जो इको सिस्टम को समझने के लिए, जो अपने हेल्थ और कल्याण सभी के भलाई के लिए ऐसा कल्याणकारी जो प्रोजेक्ट है स्थानीय समस्याओं को लेकर, उस पर अपने प्रोजेक्ट बना रहे हैं और उस प्रोजेक्ट के माध्यम से समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं ये बाल वैज्ञानिक। और वही प्रेजेंटेशन पूरे प्रदेश और देश भर में चल रहा है। उसी के क्रम में उत्तर प्रदेश वेस्ट यूपी, उत्तर प्रदेश पश्चिम वाला जो हमारा स्टेट वाला पार्ट है, जिसमें 38 जिले आते हैं, उन जिलों के लगभग 4200 बच्चों ने प्रोजेक्ट बनाए इस साल, और उनमें से 190 बच्चे, प्रोजेक्ट कहना चाहिए, वो चयनित होकर यहाँ MIET में अपना प्रेजेंटेशन देंगे, उसमें मंथन करेंगे और अपनी अपनी बात रखेंगे कि हम इकोसिस्टम को कैसे समझ सकते हैं अपने आसपास के जीवन से, और कैसे हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। क्या इकोसिस्टम बैलेंस्ड हो सकता है या हमारी गलतियों की वजह से ऐसा खराब हो रहा है, इसको हम कर सकते हैं। क्या टाइमिंग है कार्यक्रम की और कितने दिन चलेगा? ये 3 दिन चलने वाला है, 1 अप्रैल, 1 दिसंबर, 2 दिसंबर और 3 दिसंबर को चलने वाला है। और सुबह 10 बजे से लेकर रात लगभग 9 बजे तक चला करेगा, देर रात तक, मतलब डिनर के बाद भी ये कार्यक्रम रहेगा।
रहेगा और दिन में एक्टिविटी भी रहेंगी, प्रेजेंटेशन के अलावा और बहुत सारे कार्यक्रम भी रहेंगे। कोई भी टीचर्स के लिए अलग एक्टिविटी रहेगी, बच्चों के लिए अलग आइडिया लैब है, इनोवेशन की लैब है। तो इस तरीके से अलग अलग लैब के माध्यम से उनको वर्कशॉप भी लगातार चलती रहेगी, जिसमें प्रैक्टिकल डेमो करके खुद बच्चे सीखते रहेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि आओ करके सीखें। कितने बच्चे इस कार्यक्रम में शामिल होंगे? 190 बच्चे होंगे, क्योंकि एक प्रोजेक्ट का ग्रुप लीडर आएगा, दूसरा पार्ट नहीं आएगा, और प्लस उसमें एस्कॉर्ट टीचर्स होंगे और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर होंगे 100 के करीब, और जजेस होंगे। उसमें 5 कमरों में ये प्रेजेंटेशन चलेगा। बच्चे कहाँ से आएंगे? 38 जनपदों से आएंगे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आएंगे, रायबरेली से लेकर सहारनपुर तक।